उसे लगने लगा था कि इस पुराने घर में कुछ तो अजीब है। दीवारों से अक्सर डरावनी आवाजें गूंजती थी, इसलिए उसने झाड़ू उठाई और दीवार में कई छेद कर दिए, जैसे सच में कोई चीज अंदर छुपी हो। बड़ी बहन आवाज सुनकर उसे रोकने आई और बोली कि शायद ये चूहों का काम है, लेकिन उसके इतना कहते ही एक और अजीब आवाज ने उन सबको बुरी तरह डरा दिया। बहन ने उसके हाथ से डंडा लिया और संभल कर उस आवाज को ढूंढने लगी, लेकिन जैसे ही उसने दीवार पर हल्का सा मारा, वो पूरी की पूरी ढह गई। उसके बाद बच्चों ने देखा कि वो किसी पुरानी बंद पड़ी लिफ्ट का रास्ता था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मम्मी की खोई हुई कार की चाबियां भी यहीं पड़ी थी। बड़ी बहन ने ज्यादा नहीं सोचा, उसे लगा कि ये सब उसके छोटे भाई की ही शरारत है और उसने उसे सारा कचरा साफ करने का ऑर्डर दे दिया। बड़ी बहन के डर से जेरी चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में था। तभी गद्दे के नीचे मिली एक अजीब सी चाबी ने उसकी एक्साइटमेंट और बढ़ा दी। जेरी उस पुरानी लिफ्ट के बॉक्स में घुस गया। वो इस राज का पता लगाना चाहता था। उसने रस्सी खींची और बॉक्स सीधे ऊपर बने एक खुफिया कमरे में पहुंच गया। वहाँ हर तरफ मकड़ी के जाले और धूल थी। साफ था कि बहुत समय से यहाँ कोई नहीं आया है। जब टॉर्च की रोशनी दीवार की एक तस्वीर पर पड़ी तो जेरी ने देखा कि ये तो उसके परदादा आर्थर है। मम्मी ने बताया था कि वो सालों पहले ही अचानक से गायब हो गए थे और उनकी बड़ी बेटी यानी बच्चों की बड़ी नानी को उसके बाद पागल समझकर एक मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। जेरी ने अपना ध्यान वापस खींचा और देखा कि पास रखे लकड़ी के संदूक और उसके हाथ की चाबी पर एक जैसा ही निशान बना है। उसने संदूक खोला तो उसमें से बहुत पुरानी चीजों की महक आने लगी। थोड़ी छानबीन करने पर चमड़े की एक अजीब सी पुरानी किताब ने उसका ध्यान खींचा, लेकिन इससे पहले कि वो उसे ध्यान से देख पाता, पीछे से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। धूल से भरी टेबल पर अचानक अपने आप कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया, जिसमें उसे वहां से चले जाने को कहा गया था। पास रखी टॉर्च भी अचानक खुद ब खुद घूमने लगी। जेरी बुरी तरह डर गया था। वो किताब को कसकर पकड़कर गिरते पड़ते अपने कमरे में भाग गया। जब वो थोड़ा शांत हुआ तो टॉर्च की हल्की रोशनी में उस पुरानी किताब को देखने लगा। उसने कवर खोला तो अंदर रखे एक नोट पर साफ लिखा था कि इसे पढ़ना मना है, वरना जान को खतरा हो सकता है। ये एक वार्निंग थी, लेकिन जेरी इन सब बातों को नहीं मानता था। जिस काम के लिए मना किया जाए, जेरी की एक्साइटमेंट उतनी ही बढ़ जाती थी, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे किताब की सील फाड़ दी। तभी अचानक पूरे घर में एक रहस्यमयी शक्ति फैल गई। हवा में रेडियो के सिग्नल जैसी आवाजें और किसी जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज गूंजने लगी। उस समय जेरी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी इस एक हरकत ने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। थोड़ी देर में ही उसे लगने लगा कि कमरे के अंधेरे में कोई चीज उसे घूर रही है और उसकी वजह से जेरी की रूह कांपने लगी। अपने डर को दूर करने के लिए वो सीधा बिस्तर के पास रखे लकड़ी के संदूक में छिप गया और किताब में जवाब ढूंढने लगा। असल में ये उसके परदादा की पूरी जिंदगी की मेहनत थी। एक बार जंगल में रिसर्च करते समय वो गलती से परियों और जादुई जीवों के एक रहस्यमयी इलाके में पहुंच गए थे। वो कभी इंसानों के सामने नहीं आते थे, लेकिन उनके साथ कुछ समय बिताने के बाद आर्थर ने अपने अच्छे बर्ताव से कुछ जादुई जीवों का भरोसा जीत लिया था, जिसके बाद उसने इन जीवों पर बहुत गहराई से रिसर्च की। न सिर्फ उनकी आदतें और ताकत, बल्कि उसने उनकी कमजोरियों का भी पता लगा लिया था। लेकिन दुनिया की हर चीज की तरह जादुई जीवों में भी अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग थे। दुष्ट राक्षसों की नजर उनकी रिसर्च पर पड़ गई। अपनी जिंदगी भर की मेहनत को बचाने के लिए आर्थर ने घर के चारों तरफ एक शक्तिशाली सुरक्षा घेरा बना दिया ताकि बुरी ताकतों को रोका जा सके। ये सब पढ़कर जेरी डर से कांपने लगा। इसका मतलब उसके परदादा के गायब होने का सीधा कनेक्शन इन जादुई जीवों से था। अचानक उसकी बहन की चीख ने रात का सन्नाटा तोड़ दिया। जेरी और उसका बड़ा भाई साइमन झटके से उठ बैठे और भागकर बगल वाले कमरे में गए। वहां का नजारा देखकर दोनों भाई हैरान रह गए। बहन के लंबे बाल न जाने कैसे बेड से बंधे हुए थे। उसने खराब कर दिए। मेरे बाल, इसे यहाँ से ले जाओ। इस बार अच्छा हुआ कि बड़े भाई ने उसे बचा लिया, जिससे जेरी पर कोई शक नहीं गया। लेकिन इस अजीब घटना से उसे यकीन हो गया कि इसका कनेक्शन पक्का उन जादुई जीवों से है। अगली सुबह जेरी ने किताब लेकर बहन को समझाया कि कल रात जो भी हुआ वो उन छोटे जीवों का बदला था, क्योंकि बहन ने उनका घर ढूंढ लिया था और उनकी बड़ी मुश्किल से जमा की गई चीजें छीन ली थी। कहानियों जैसी इन बातों पर बड़े भाई और बहन ने बिल्कुल विश्वास नहीं किया, लेकिन जैसे ही वे दोनों वापस कमरे में गए, एक तेज हवा के साथ कुछ सूखे पत्ते सीधे जेरी की तरफ उड़कर आए। वो तुरंत अपने सुरक्षा घेरे के अंदर वापस चला गया। उसे लगा कि वो छोटे जीव फिर से परेशान करने आ गए हैं, इसलिए उसने एक लकड़ी के घर का मॉडल लिया और दीवार से मिली चीजें उसमें वापस रख दी और उनका पसंदीदा शहद और बिस्किट लेकर ऊपर वाले खुफिया कमरे में चला गया। उसने बिस्किट पर थोड़ा शहद लगाया और वही छिपकर इंतजार करने लगा। जब उसकी आंख खुली तो शहद गायब हो चुका था। वो बिखरे हुए टुकड़ों का पीछा करते हुए गया। तभी दोनों की नजरें मिली और दोनों ही एकदम से डर गए। वो जीव जल्दी से गायब होकर भाग गया, लेकिन जब लड़के ने दोबारा बिस्किट निकाला तो वो खुद को रोक नहीं पाया और उसे खाने लगा। जेरी ने मौका देखकर उससे उस जादुई किताब के बारे में पूछा। अपनी हिफाजत में रखी हुई किताब को इस तरह लड़के के हाथों खुला हुआ देखकर उस जीव को बहुत तेज गुस्सा आ गया। देखते ही देखते वो एक हरे रंग के बड़े मॉन्स्टर में बदल गया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा। किसने सोचा था कि एक जादुई जीव भी खाने के लालच में आ जाएगा, लेकिन अब जो होना था सो हो गया। वो जीव बस लड़के को चेतावनी दे पाया कि वो किताब इस सुरक्षा घेरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। जेरी ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे साइमन अचानक से गिरता हुआ दिखाई दिया। उस जीव ने एक जादुई पत्थर फेंका, जिसके छेद से उसने साफ देखा कि कुछ मेंढक राक्षस साइमन को खींच कर ले जा रहे हैं। जेरी ने उस छोटे जीव की एक न सुनी और वो पुरानी किताब लेकर अपने भाई को बचाने निकल पड़ा। उसने अकेले ही उस खतरनाक जंगल में जाने का फैसला किया। निशानों का पीछा करते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां आग जल रही थी। कुछ मेंढक राक्षस आग के चारों तरफ नाच रहे थे, जैसे कोई जादू टोना कर रहे हो। उसने देखा कि उसका भाई पेड़ के एक पिंजरे में कैद है। जेरी उसे बचाने ही वाला था कि तभी पास के पिंजरे से आई आवाज ने उसे रोक दिया। एक छोटी चिड़िया जाल में फंसी और एक अदृश्य राक्षस ने उसे एक ही बार में निकल लिया। जेरी ने घबराकर वो जादुई पत्थर उठाया तो देखा कि पिंजरे में एक
सुअर राक्षस बंद है। उसकी भी उन आदमखोरों से पुरानी दुश्मनी थी। उसने जेरी के साथ हाथ मिलाने को कहा ताकि आगे का काम आसान हो सके। उस सुअर राक्षस ने जेरी के चेहरे पर थूक दिया। जेरी ने किसी तरह अपना चेहरा साफ किया और देखा कि अब वो बिना उस जादुई पत्थर के भी उन जीवों को देख पा रहा है। इसी बीच पिंजरे में बंद साइमन बुरी तरह डर गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी उसने देखा कि आग पर मांस का एक टुकड़ा अजीब तरह से भुन रहा है। जेरी ने जैसे ही चाकू निकालकर रस्सी काटनी चाहिए, उस सुअर राक्षस ने उसे पीछे खींच लिया। तभी पिंजरा धीरे धीरे नीचे लाया गया। कुछ ही दूरी पर पड़े सूखे पत्ते तेजी से घूमने लगे। उसके बाद एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो देखने में बहुत कमजोर लग रहा था। उसके कुछ बोलते ही सुअर राक्षस का ध्यान एक चिड़िया पर चला गया और वो पागलों की तरह उसके पीछे भागने लगा। अब जेरी अकेला उन मेंढक राक्षसों के सामने था। उन्हें जादुई किताब नहीं मिली, बस साइमन की जेब से एक फोटो मिली। तब उन्हें समझ आया कि उन्होंने गलत लड़के को पकड़ लिया है। इसलिए राक्षसों ने नाटक करते हुए साइमन को किताब लाने के लिए छोड़ दिया, लेकिन उसके जाते ही जेरी के पूरे परिवार को खत्म करने का हुक्म दे दिया। ये सब जानने के बाद जेरी तुरंत अपने भाई के पीछे भागा। जैसे ही वो दोनों सुरक्षा घेरे में घुसने वाले थे, एक मेंढक राक्षस ने साइमन को गिरा दिया और उसके पैर पर जोर से काट लिया। जेरी ने तुरंत पलटकर अपने भाई को बचाया और वो राक्षस पल भर में राख बन गया। इससे पहले कि वे दोनों कुछ समझ पाते, उन्होंने देखा कि उनकी बहन अभी भी सुरक्षा घेरे के बाहर आराम से घूम रही है। दोनों भाइयों ने उसे जल्दी अंदर आने को कहा। बहन अभी उनका मजाक उड़ाने ही वाली थी कि वे लोग ओवर एक्टिंग कर रहे हैं कि अगले ही पल किसी अदृश्य ताकत ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके पूरे शरीर पर खरोंच के निशान बनने लगे। बहन को तुरंत समझ आ गया और वो हवा में हाथ पैर मारने लगी जैसे वो सच में किसी से लड़ रही हो। ये देखकर जेरी ने वो जादुई पत्थर अपनी बहन को दे दिया। उसके छेद से देखने पर उसे पता चला कि वो कई मेंढक राक्षसों से घिरी हुई है। अच्छी बात ये थी कि उसकी बहन एक स्वॉर्ड फाइटर थी, तो राक्षस उसके पास नहीं आ पा रहे थे। जेरी ने मौका देखकर अपनी बहन को सुरक्षा घेरे के अंदर खींच लिया। दोनों भाई बहन ने साइमन को सहारा देकर घर के अंदर पहुंचाया और तुरंत उसके घाव पर पट्टी की। फिर वे छत पर गए। वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। अनगिनत मेंढक राक्षस उस पुराने घर को चारों तरफ से घेर कर एक सेना की तरह आ रहे थे। जब बहन को पता चला कि राक्षसों को वो जादुई किताब चाहिए, तो उसने कहा कि उन्हें वो किताब दे क्यों नहीं देते। तभी वो छोटा जीव फिर से आ गया और चेतावनी दी कि वो किताब उन राक्षसों के हाथ बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, वरना जादुई जीव और इंसान सब खत्म हो जाएंगे। पास खड़े साइमन को एक आइडिया आया कि क्यों न इस किताब को जला दे। उस छोटे जीव ने तुरंत उन्हें रोका क्योंकि किताब एक जादू से सुरक्षित थी और आम आग उस पर कोई असर नहीं करेगी। सब लोग बड़ी परेशानी में पड़ गए, लेकिन जेरी को अपनी बड़ी नानी की याद आई। वो आर्थर की बेटी है, इसलिए उन्हें भी उन जादुई जीवों के बारे में बहुत कुछ पता होगा। लेकिन पुराने घर के चारों तरफ राक्षस थे, इसलिए उनके पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तब जेरी ने वो किताब संदूक में बंद कर दी और उसकी इकलौती चाबी उस छोटे जीव को दे दी और घायल साइमन ने सामने के आंगन में जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि मेंढक राक्षसों का ध्यान भटक सके, जिससे उन्हें लकड़ी के घर के अंदर बने खुफिया रास्ते से भागने का मौका मिल जाए। लेकिन राक्षसों को कुछ गड़बड़ लगी। वो इतनी मोटी मिट्टी के आर पार से भी किताब की महक सूंघ सकते थे। असल में जेरी ने उस छोटे जीव को धोखा दिया था और चुपके से वो किताब अपने साथ ले आया था। इसकी वजह से दोनों भाई बहनों का पता चल गया। राक्षसों के सरदार ने तुरंत एक बड़ी छिपकली वाले राक्षस को उनके पीछे भेज दिया। उसकी स्पीड बहुत तेज थी। थोड़ी ही देर में वो कई मिनटों से भाग रहे भाई बहनों के करीब पहुंचने वाली थी। उस छिपकली राक्षस के चलने से बहुत कंपन हो रहा था, जिससे खुफिया रास्ते की छत से मिट्टी गिर रही थी और वो किसी भी वक्त ढह सकता था। दोनों को मजबूरी में पहले ही सुरंग से बाहर निकलना पड़ा, लेकिन राक्षस उनके ठीक पीछे था। इससे पहले कि वे उसका ढक्कन बंद कर पाते, वो झटके से खुल गया। आखिरकार खतरे से बाहर आकर दोनों भाई बहन तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागे और आसानी से अपनी बड़ी नानी को ढूंढ लिया, जिनसे वे पहले कभी नहीं मिले थे। ये सुनकर कि वे लोग पुराने घर में रहने लगे हैं और जादुई किताब बाहर ले आए हैं, नानी का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। उन्होंने घबराते हुए दोनों को अंदर बुलाया और जल्दी से जेरी ने पुराने घर की सारी बातें बता दी और अपनी परदादी से मदद मांगी। लेकिन बूढ़ी औरत की आवाज भारी हो गई और उन्होंने बताया कि इस किताब ने परिवार पर कैसी मुसीबतें लाई है। सालों पहले जब वो सुरक्षा घेरे के पास खेल रही थी, तो उनके पिता ने चिल्लाकर उन्हें मशरूम से दूर रहने को कहा, लेकिन उन्होंने ठीक से सुना नहीं और गलती से एक मेंढक राक्षस ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें बचाने के लिए पिता घेरे से बाहर आ गए और उससे जानलेवा लड़ाई की। तभी हवा की परियां उड़कर आई और उन्हें घेर लिया। परियों की दुनिया के राज बाहर न आए, इसलिए वो आर्थर को अपने साथ ले गई और कैद कर लिया। छोटी उम्र में ही उन्होंने मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। वो हर दिन अपने पिता का दरवाजे पर लौटने का इंतजार करती थी, लेकिन वो कभी नहीं आए। ये कहते हुए परदादी की आंखों में आंसू आ गए। साथ ही उन्होंने बच्चों को एक और राज बताया। परियों ने उन्हें बताया था कि उनके पिता आर्थर अभी भी जिंदा है। तुम्हें उन्हें खोजना होगा, उनकी किताब ले जाकर उनसे ही इसे नष्ट करवाना होगा। तभी मेंढक राक्षस वहां आ गए और किताब छीनने लगे। शुक्र है परदादी ने जल्दी से एक मुट्ठी नमक उन पर फेंक दिया। राक्षस दर्द से चीखने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने किताब के कुछ पन्ने फाड़ लिए। जब शोर सुनकर वहां नर्सें दौड़कर आईं, तो उनके पीछे उनकी माँ भी थी। वो काम पर थी, लेकिन उन्होंने बच्चों को चुपके से शहर में घूमते देख लिया था। हालांकि जेरी ने कार में अपनी माँ को वहां आने का कारण समझाया, लेकिन उन्हें परियों जैसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उन्हें लगा कि बच्चों को न्यूयॉर्क की अच्छी जिंदगी की आदत है और वो उनके साथ गांव में परेशानी नहीं उठाना चाहते। माँ की इस नासमझी से जेरी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने सीधा कह दिया कि पिता ने उनके इसी रवैये के कारण तलाक लिया था। जेरी की बातें माँ को छुरी की तरह चुभी। पीछे बैठी बहन से माँ का ये दर्द देखा नहीं गया। उसने अपने भाई को माता पिता के तलाक की असली वजह बताई। दरअसल पिता का पहले से ही चक्कर चल रहा था और उनका एक नया परिवार और बच्चे भी है। माँ नहीं चाहती थी कि जेरी की नजरों में उसके पिता की अच्छी छवि खराब
खराब हो, इसलिए उन्होंने ये बात छुपाई थी। अपने फोन में इतने सारे मिस्ड कॉल देखकर जेरी भी समझ गया कि उसके पिता ने सच में उन्हें छोड़ दिया है। इसी बीच मेंढक राक्षस जब फटे हुए पन्ने लेकर लौटे तो उन्हें लगा कि उन्हें कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन पन्नों में सुरक्षा घेरा तोड़ने का तरीका लिखा था। जब चांद निकलेगा तब वो किताब मेरी हो जाएगी। पेड़ पर बैठे सुअर राक्षस को लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो तुरंत बच्चों के पास आया, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही उसका ध्यान एक चिड़िया पर गया और वो उसका पीछा करते हुए पेड़ पर चढ़ गया और उसे खा लिया। पेट भरने के बाद सुअर राक्षस ने उन्हें बताया कि अब ज्यादा समय नहीं है। अगर वो आदमखोर राक्षस को मारना चाहते हैं तो उन्हें आज रात ही काम करना होगा। फिर उसने उन दोनों पर थूका, जिससे उन्हें जादुई दुनिया दिखने लगी। उसने तीनों को बुलाया ताकि वो आगे की योजना बना सके। तभी जेरी को कुछ याद आया और वो तुरंत घर के अंदर भागा। उसे याद आया कि किताब में लिखा था कि परदादा के पास एक जादुई जीव था, शायद उसकी मदद से वो उन्हें ढूंढ सके। एक जादुई ग्रिफिन को बुलाते हैं, उसे बुलाकर 100 साल के आदमी को ढूंढना जो शायद अभी भी जिंदा हो। बहन को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन जेरी ने जादू पढ़ने की कोशिश की। कुछ ही पलों बाद एक तेज चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। ये आवाज एक बड़ी बिल्ली जैसी थी। आ जाओ छोटी चिड़िया, आ जाओ छोटी चिड़िया। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने सच में एक ग्रिफिन को बुला लिया था। उसकी आंखें बहुत तेज थी, लेकिन वो शांत था। उसने धीरे से अपने पंख फड़फड़ाए और तीनों भाई बहनों को लेकर बादलों के ऊपर उड़ गया। वो घने जंगलों के ऊपर से उड़े और ऊंचे बर्फ के पहाड़ों को पार किया और आखिरकार वो परियों की दुनिया जैसी एक खूबसूरत जगह पर पहुंचे। ग्रिफिन के अचानक वहां आने से वहां की हवा की परियां डर गई। जब वो परियां वहां से हटी तो एक आदमी धीरे से सामने आया। वो उन तीनों का परदादा आर्थर था। इतने सालों का समय उसके लिए एक दिन से भी कम लगा था। उड़ते हुए बीजों को देखकर आर्थर समझ गया कि ये हवा की परियों का काम है। उनका गाना लोगों को समय भुला सकता है। दोनों भाई बहन उनके काबू में आ चुके थे। उसने जल्दी से जेरी को अपने कान बंद करने को कहा और फिर दोनों झाड़ियों में छिप गए। जेरी के हाथ में किताब देखकर आर्थर की आंखें खुशी से चमक उठी, लेकिन जब जेरी ने कहा कि इसे नष्ट कर दें तो उसका चेहरा उतर गया। इसे नष्ट कर दूं? ये किताब ही मेरी जिंदगी है। आर्थर हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इससे उसके परिवार को इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। उसने धीरे से किताब खोली, लेकिन देखा कि कवर के अंदर के पन्ने बदल दिए गए थे। साफ था कि छोटा रक्षक अभी भी अपना वादा निभा रहा था और किताब को सुरक्षा घेरे से बाहर नहीं जाने दिया। जेरी ने अपने परदादा से साथ चलने की विनती की, लेकिन वो अब 100 साल के हो चुके थे। इंसानों की दुनिया में लौटते ही वो तुरंत राख बन जाएंगे। जेरी बहुत निराश हो गया और उसने ग्रिफिन को बुलाकर हवा की परियों का घेरा तोड़ा और घर की तरफ लौट चला। शाम हो चुकी थी और अनगिनत मेंढक राक्षस वहां जमा हो गए थे। उन्होंने सुरक्षा घेरे पर जहर छिड़क दिया था और बस चांद निकलने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन बच्चों की चिंता तब और बढ़ गई जब उन्होंने अपनी माँ की कार को धीरे धीरे आते हुए देखा। उन्होंने तुरंत कार को रोका, इससे पहले कि माँ उन्हें डांटती। बहन ने एक्सीलेटर दबाया और राक्षसों को कुचलते हुए सुरक्षा घेरे के अंदर घुस गई। साइमन जल्दी से टमाटर बम तैयार करने गया और बहन घर में रखा सारा नमक ढूंढने लगी। बच्चों की इन अजीब हरकतों से माँ बिल्कुल हैरान थी। जेरी के पास समझाने का समय नहीं था। उसने जादुई पत्थर निकाला और माँ को खुद खिड़की से बाहर देखने को कहा। बाहर अनगिनत मेंढक राक्षस घर को घेरे हुए थे। उनकी भयानक आंखें उन्हें घूर रही थी और वो हमला करने वाले थे। माँ को आखिरकार बच्चों की बातों पर यकीन हो गया। उन्होंने दरवाजों और खिड़कियों को नमक से सील कर दिया और खिड़कियों पर सेंट जॉन्स वर्ट की जड़ी बूटियां लटका दी। सब कुछ तैयार करने के बाद पूरा परिवार एक साथ मिलकर दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही पूरा चांद आसमान में निकला, घर का सुरक्षा घेरा टूट गया। मेंढक राक्षस खुशी से अजीब आवाजें निकालने लगे और पुराने घर की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन उन्होंने देखा कि दरवाजों और खिड़कियों पर जादुई बचाव किया गया है। इसलिए राक्षसों ने अपना रास्ता बदलकर बेसमेंट से घुसने का फैसला किया। फिर घर की जमीन के फर्श की लकड़ियां उखड़ने लगी। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि उन्होंने नीचे से बचाव नहीं किया था। मेंढक राक्षस बहुत ज्यादा थे और उनके टमाटर बम भी कम पड़ रहे थे। तभी साइमन तेजी से किचन की तरफ भागा और उसने सबको जल्दी से छिपने को कहा। जब राक्षस किचन का दरवाजा तोड़कर अंदर आए तो उन्हें वहां कोई नहीं दिखा। तभी कैबिनेट में छिपे साइमन ने जमीन पर गिरे तेल में आग लगा दी। आग तेजी से ओवन तक पहुंच गई और अंदर भरा सारा टोमेटो सॉस एक बड़े धमाके के साथ फट गया। जब धुआं हटा तो सारे राक्षस हरे रंग के चिपचिपे पानी में बदल चुके थे। सब लोग कैबिनेट से बाहर निकले और घर की बिगड़ी हुई हालत देखकर उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन तभी दरवाजे से आवाज आई और एक जाना पहचाना चेहरा अंदर आया। पिता ने बड़े हैरान होकर पूछा कि यहाँ क्या हुआ है। इतने दिनों बाद अपने पिता को देखकर जेरी ने होशियारी से भाप लिया कि उनका ध्यान लगातार उसके हाथ में मौजूद किताब पर ही था। उसने अचानक पूछा, पिछली बार फोन पर एक जरूरी बात रह गई थी, क्या बात थी? जेरी ने पिता की आंखों में लालच को पहचान लिया था। ये उसके पिता नहीं थे और सच में जैसे ही उसने चाकू घूंपा उस पर हरा खून लग गया। उसका चेहरा भी अजीब होने लगा और वो तुरंत एक आदमखोर राक्षस में बदल गया। जेरी किताब को गले से लगाकर अटारी के एक खुफिया कमरे में छिप गया। राक्षस भी एक बड़े सांप में बदल गया और निहत्थे जेरी को जकड़ लिया। शुक्र है कि पास ही मौजूद छोटे रक्षक ने सही समय पर आकर उस पर हमला कर दिया और जेरी को खिड़की से भागने का मौका मिल गया। वो तेजी से छत की तरफ चढ़ने लगा, लेकिन आदमखोर राक्षस अपने असली रूप में आकर छोटे रक्षक से छूट गया और छत तोड़कर बाहर आ गया। वो धीरे धीरे लड़के की तरफ बढ़ने लगा और उसे छत के किनारे तक ले गया। जेरी को जिंदा रहने के लिए लताओं को पकड़कर लटकना पड़ा। तभी जेरी की नजर पेड़ पर बैठे सुअर राक्षस पर गई और उसे अचानक एक तरकीब सूझी। आदमखोर राक्षस हवा में एक कुएं में बदल गया और उसने किताब को कसकर पकड़ लिया। वो खुशी से दूर उड़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो बड़े पेड़ के पास पहुंचा उसे तेजी से पकड़ लिया गया। सुअर राक्षस ने एक ही बार में कुएं को अपना निवाला बना लिया। मुसीबत
आखिरकार टल गई। अगले दिन वो अपनी परदादी को ओल्ड एज होम से वापस घर ले आए, इस जानी पहचानी जगह, और सालों बाद अपने छोटे रक्षक दोस्त को देखकर उनकी बहुत सारी यादें ताजा हो गई। तभी घर के बाहर हवा से उड़ते पत्तों की आवाज सुनाई दी। सबने मुड़कर देखा। अनगिनत हवा की परियों के बीच आर्थर धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रहा था। उसके चेहरे पर सालों का अनुभव और माफी का भाव था। वो लूसी के सामने आया। उसकी बेटी के चेहरे पर अब पूरी तरह झुर्रियां आ चुकी थी और बाल सफेद हो गए थे। दरअसल हवा की परियों को पता चल गया था कि आदमखोर राक्षस मारा गया है और इंसानी दुनिया पर अब कोई खतरा नहीं है। इसलिए उन्होंने नियम तोड़कर उसे अपने परिवार से मिलने की इजाजत दे दी। अब जाकर आर्थर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो जादुई जीवों के शोध में इतना पागल हो गया था कि उसने अपनी बेटी का बचपन मिस कर दिया, जिसकी भरपाई वो कभी नहीं कर सकता। ये उसका सबसे बड़ा पछतावा था। मैं यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि अगर मैं रुका तो मेरी उम्र का असर मुझ पर हो जाएगा और मैं धूल में मिल जाऊंगा। लूसी अब अपनी बाकी की जिंदगी अकेले नहीं बिताना चाहती थी। उसने धीरे से यादों में बसे उन गर्म हाथों को पकड़ लिया। जैसे ही उनकी उंगलियां छुई, एक चमत्कार हुआ। लूसी की झुर्रियों वाली त्वचा धीरे धीरे साफ होने लगी और वो फिर से एक बच्ची जैसी सुंदर और चमकती हुई दिखने लगी। और वो वापस 6 साल की बच्ची बन गई, जिसकी 2 प्यारी सी चोटियां थी और आंखें बिल्कुल साफ और मासूम थी। अंत में पिता और बेटी ने अपने परिवार को अलविदा कहा और हवा की परियों के बीच वो रोशनी के छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर आसमान में उड़ गए। वो दोनों एक साथ उस परियों की दुनिया में चले गए, जहाँ समय का कोई बंधन नहीं है और हमेशा शांति रहती है। कोई कहता है कि स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स देखकर उन्हें अपना बचपन याद आ जाता है। पुराने घर में खाने का खुफिया रास्ता, जादुई रहस्यों से भरी किताब और अलग अलग तरह के जादुई जीव और राक्षस मिलकर एक अनोखी जादुई दुनिया बनाते हैं, जिसने उस समय हम बच्चों को हैरान कर दिया था। जेरी का परिवार शुरू में आपस में लड़ता था और एक दूसरे को समझता नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने साथ मिलकर आदमखोर राक्षस का सामना किया। इस अचानक आई जादुई मुसीबत ने उनके बीच की दूरियों को मिटा दिया और उनके दिलों को जोड़ दिया। सबसे ज्यादा रुला देने वाला पल वो था जब परदादा और परदादी का इतने सालों बाद मिलन हुआ। आधी जिंदगी गुजर जाने के बाद हुए उस मिलन ने परिवार के प्यार को और पछतावे को बहुत गहराई से दिखाया। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बच की वो जादुई दुनिया की कल्पनाएं असल जिंदगी में खो जाती है। अब हमें यकीन नहीं होता कि अलमारी के पीछे कोई और दुनिया है या किसी कोने से परियों की आवाज आएगी, लेकिन परिवार का प्यार और बचपन की प्यारी यादें हमेशा हमारे दिल में एक खूबसूरत खजाने की तरह सहेज कर रखी जाती है, जो हमेशा चमकती रहती है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फैन जू हूँ। अगली बार फिर